हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैब। माई सेल्फ पूजा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में वीडियो के एंड में कुछ अनवांटेड वॉइस आ गई थी। फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसा कुछ होने ना दूँ। ओके, देन वी स्टार्ट स्टडी। हम लास्ट वीडियो में अपने बात किए थे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या डिफरेंस होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का जो कोशाद्रव यानी साइटोप्लाज्म होता है, प्रोकैरियोटिक कोशा में ये पूरे कोशा में फैला रहता है और यूकैरियोटिक कोशा में केंद्रक और कोशाफलक के बीच सीमित रहता है। और न्यूक्लियस की हमने बात करी थी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसमें केंद्रक कला पाई जाती है, केंद्रिका पाई जाती है और एक ऐसा डीएनए पाया जाता है जो हिस्टोन प्रोटीन से लगा हुआ होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गुणसूत्र। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही उसमें केंद्रक कला पाई जाती है यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, और ना ही उसमें न्यूक्लियोलस पाया जाता है। और जो डीएनए के कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, जो धागे जैसी संरचना पाई जाती है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। और तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, यानी कि गोल्गी बॉडी की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये उपस्थित नहीं होते हैं, यानी कि एब्सेंट होते हैं। वैसे ही सेल डिवीजन जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है यानी कि श्वसन तंत्र होता है, वो किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है उसके चारों तरफ की जो लेयर होती है, जिसमें वो अंदर जिसमें पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, उसकी जो दीवार होती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसी मेम्ब्रेन के द्वारा वो श्वसन की क्रिया को कंप्लीट करते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो यूकैरियोटिक सेल्स में विकसित रूप से पाया जाता है, और उसमें जो श्वसन की क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम आगे बहुत डिटेल में जानेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें यानी कि फोटोसिंथेटिक सिस्टम की बात करें, तो ये किस में प्रेजेंट होता है, किस में नहीं प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। मैंने आपको बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल, जिसमें से प्लांट ही ऐसा मतलब जीव है जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और एनिमल में ये नहीं पाया जाता है। जैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार एनिमल में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो देखते हैं अब राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था 70S और 80S प्रकार का। तो जो 70S का होता है प्रकार वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जबकि 70S और 80S प्रकार के जो राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, और मोटी किसमें होती है? यूकैरियोटिक सेल में। जो फ्लैजला का अरेंजमेंट होता है वो 9+2 का अरेंजमेंट होता है, जिसमें ये यूकैरियोटिक सेल में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की बात करते हैं तो वो यूकैरियोटिक सेल्स में पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये स्पष्ट नहीं होती है। कहीं पे टाइपिंग का थोड़ा बहुत जो मिस्टेक है वो आप अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप इतना तो आप समझ ही जाएंगे, बाकी मैं इसको इम्प्रूव कर दूंगी। तो जो 11th पॉइंट मैंने आपको बताया था वो बताया था वैक्यूल के बारे में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें ये एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। लयन का यानी कि लाइसोसोम, यानी कि जो लाइसोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है। अब बात करते हैं कैप्सूल की। तो कैप्सूल पाया जाता है किसमें? बैक्टीरिया में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम मैंने दिखाया था जिसमें मैंने कैप्सूल की बात की थी।
और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें कैप्सूल नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यानी लिंगी जनन की। तो ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में या तो पूर्ण रूप से अनुपस्थित होगा या अगर विकसित भी होगा तो ये बहुत कम विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है ये पूर्ण विकसित होता है। उसके बाद मैंने आपको ये कुछ डायग्राम बताया था, दिखाया था, और डायग्राम में कुछ कुछ चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश करी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोशिकाओं की आकृति व आकार के बारे में। यानी कि जो सेल होता है वो कई तरीके के, यानी कि इसका जो आकार होता है वो कई तरीके का होता है, अलग अलग तरीके का होता है, और इसकी आकृति भी अलग अलग तरीके की होती है। तो शेप और साइज़ यानी कि आकृति व आकार, आकृति अलग चीज़ है और आकार अलग चीज़ है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सेम चीज़ होती है, नहीं, ये सेम चीज़ नहीं होती। आकृति को हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, लेकिन आकार होता है वो आकार अलग अलग होता है। आकृति को हम मेज़रमेंट कर सकते हैं कि किसी भी जो कोई भी सेल है उसकी आकृति क्या है उसको मेज़र कर सकते हैं। और आकार क्या होता है, आकार कई तरीके के आकार होते हैं, ठीक है, उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ जो मैंने बहुत पहले लिए थे, लास्ट फेब में, तो मैंने इसके बारे में कुछ आपको बताया था। फिर हम देख लेते हैं कि जो हमारा सेल होता है वो किन चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, कुछ चीज़ें इसमें होती हैं जो सिमिलर होती हैं, कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए पहले ही। तो अभी हम बात करते हैं सेल की, ओवरऑल सेल की बात करते हैं। तो जो सेल होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, आगे चल के जो न्यूक्लियस होता है वो किस तरीके से डिवाइड होता है, क्या क्या पार्ट्स उसके होते हैं वो हम देखेंगे। साइटोप्लाज्म में आगे चल के क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, उसको हम देखेंगे। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, साइटोसॉल और सेल ऑर्गेनेल्स में, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और साइटोसॉल, एक साइटोसॉल क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स आपको पता है। अब साइटोसॉल की बात करते हैं। तो अ फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म वो चीज़ है जिसका पोर्शन होता है साइटोसॉल। तो अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं इसकी बात करते हैं। तो स्टोर्ड फूड होता है, क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स आएंगे। उसके बाद पिगमेंट होते हैं जिसमें पिगमेंट एंडोजीनस भी होता है और एक्सोजीनस होता है। एंडोजीनस पिगमेंट के बारे में बात करें तो हीमोग्लोबिन और मेलानिन। हीमोग्लोबिन आप जानते हैं आपके ब्लड का पार्ट होता है, और मेलानिन एक ऐसा मतलब रंग द्रव्य होता है जो हमारे बॉडी का जो कलर होता है उसको डिसाइड करता है। अब एक्सोजीनस पिगमेंट्स की बात करें तो वो होता है केराटिन एंड लाइपोक्रोम। केराटिन आपने सुना होगा कि गाजर में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। और लाइपोक्रोम वो होते हैं जो लिपिड होता है उसमें जो रंग देता है उसको लाइपोक्रोम कहते हैं। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं दो प्रकार के। पहला आपका एंडोजीनस और दूसरा होता है एक्सोजीनस। एंडोजीनस में आपने समझ लिया कि हीमोग्लोबिन होता है और मेलानिन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, और एक्सोजीनस जो होते हैं वो केराटिन होते हैं और लाइपोक्रोम होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड की, जिसमें होता है आपका सेक्रीशंस, जिसमें हमारे क्या पाए जाते हैं, जो डाइजेस्टिव जितने भी एंजाइम्स होते हैं। आप जानते हैं आप जो भोजन करते हैं उसका डाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, यानी कि हमारे पेट यानी कि स्टमक में होता है। तो हमारी बॉडी यानी कि जब हम माउथ से अपने खाने को लेते हैं, मुंह में डालते हैं, उसके बाद से ही उसमें जो है कि हमारी माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है एंजाइम का सिक्रीशन। और यही एंजाइम होते हैं जो भी फूड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इन्हीं जो है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का जो सेक्रीशंस होता है उसी को हम कहते हैं सेक्रीशंस। उसके बाद आते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल पे। बहुत सारे क्रिस्टलाइन मटेरियल भी पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी को डेवलप करने में, बॉडी को कहते हैं ग्रोथ में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। तो सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का पाया जाता है, एक रफ और एक स्मूथ। रफ का मतलब ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी वॉल पे क्या पाया जाएगा, राइबोसोम्स पाए जाएंगे,
और इसी राइबोसोम्स के थ्रू जो है कि प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है। और ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स नहीं पाए जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप समझ रहे हैं कि जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल है वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे प्रोटोप्लाज्म की जो दीवार होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर हमने बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो दो प्रकार का होता है, रफ और स्मूथ। और तीसरा जो है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी कि गोल्गी बॉडी। चौथा आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम और परागीसोम की। तो इन सब के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। फिर बात आती है साइटोप्लाज्मिक आरएनए की, यानी कि जो आरएनए है वो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में, ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो साइटोप्लाज्म में जो आरएनए पाया जाता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक आरएनए। फिर हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की, जिसको हिंदी में कहते हैं तारक काय। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है दिशा देता है। किसको दिशा देता है, न्यूक्लियस को, या फिर कह सकते हैं डीएनए को, गुणसूत्र को ये दिशा देता है। तो सेंट्रोसोम जो आपका क्या होता है, स्पर्म होता है, उसको ये दिशा देता है। जो सेल डिवीज़न होता है उसमें ये टेक पार्ट करता है। क्या टेक पार्ट करता है, सेंट्रोसोम्स। अब हम बात करते हैं फिलामेंट्स की, ट्यूबुल्स की, फाइब्रिल्स की। ये सब के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक चार्ट है जिसमें आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो सेल होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। मैंने आपको साइटोप्लाज्म के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। सॉरी, ये जो बाइक की आवाज़ें आ रही हैं, रात का समय है फिर भी ऐसा हो रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। तो न्यूक्लियस की अब हम बात करते हैं। हमने साइटोप्लाज्म की बात कर ली, अब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियस में आपका क्या क्या आएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि क्रोमेटिन आएगा, और न्यूक्लियोलस आएगा यानी कि केंद्रिका आएगी। इन सब के भी बारे में हम बहुत डिटेल में, एक्चुअली ये जो सेल का चैप्टर है वो इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इन्हीं सब के बारे में ही है। इसी के थ्रू हम जानेंगे अलग अलग चीज़ों को, कैसे ये सेल में प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका केमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फिजिकल क्वालिटीज़ क्या होती हैं। इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखते हैं जीवद्रव्य। हमने बात करी थी कि जो सेल होता है उसके जो आकृति होती है और जो आकार होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। तो जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो भौतिक कारणों से गोलाकार होता है। अब वो भौतिक कारण क्या होते हैं वो हम आगे समझते हैं। वृद्धि और विभेदन के साथ कोशिकाओं की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है, यानी कि जितने भी सेल्स होते हैं उसकी जो ग्रोथ होती है उसमें जो सेल डिवीजन होता है वही उसकी आकृति का एक आधार बनता है। ठीक है, वही एक आधार प्रदान करता है कि किसी सेल की कैसी आकृति होनी है। ठीक है, क्या डिसाइड करता है, ये जो ग्रोथ होता है, सेल का जो ग्रोथ है उसमें जो डिवीज़न होता है, विभेदन होता है, वही उसकी आकृति को डिसाइड करता है। अब हम बात करते हैं, यद्यप जो कोशिकाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो दो प्रकार की होती है। यानी कि ये अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, वो अलग चीज़ थी। ये हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, आकृति और आकार के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं कि सेल दो प्रकार के होते हैं। वो पहला है आपका पॉलीहेड्रल और दूसरा है आपका एलोंगेटेड यानी कि लंबी। बहुफलक यानी कि जो है कि पॉलीहेड्रल, और दूसरा है आपकी लंबी यानी कि इलोंगेटेड। तो जो पॉलीहेड्रल होते हैं उसमें जो व्यास होता है वो एक समान होता है, और दूसरी क्या होती है, इलोंगेटेड होती है। परंतु मैंने आपको बताया ये आकृति और आकार के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं सेल की, तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है बहुफलक और दूसरा होता है आपकी लंबी यानी कि इलोंगेटेड। ठीक है, परंतु अगर हम बात करें या फिर हम देखें सेल के बारे में, जब हम देखते हैं सेल को देखते हैं, तो इन दो प्रकार के बीच में भी कई प्रकार की आकृति और आकार जो है सेल की पाई जाती है या फिर देखी जाती है। अब ये होता क्यों है, ये होता है कोशिकाओं के आपस में दबाव से। ये जो आकृति अलग अलग बनती है वो कैसे बनती है, कोशिकाओं का जो आपस में एक दूसरे से प्रेशर बनता है, दबाव बनता है, उसकी वजह से इनकी आकृति अलग अलग हो जाती है या फिर डिफरेंट प्रकार की हो जाती है। अब आप देख रहे हैं ये जो है कि सारी क्या है, ये जंतु कोशिकाएं हैं अलग अलग। इसमें आपका नर्व सेल है,
नर्व सेल है, ये आपका ये नर्व सेल आप देख रहे हैं इसका शेप कैसा है, और ये आपका ब्लड सेल है। ब्लड सेल में भी आप जानते हैं कि कई प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं जिसकी हम आगे बात करेंगे। ब्लड सेल्स की आकृति भी अलग अलग होती है, जिसमें कई वाइट ब्लड सेल आपके पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, तो इनकी आकृति भी अलग अलग होती है। अब देखिए ये है आपका स्मूथ मसल सेल, इसकी भी आकृति अलग है। ये है आपका रिंग शेप में, इसकी भी आकृति अलग है। ये है आपका स्पर्म, और ये है बोन सेल, यानी कि हड्डी में जो सेल पाए जाते हैं वो इस तरीके के कुछ होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल हैं जो मनुष्य में पाए जाते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया ओवम। ओवम का शेप कैसा होता है, स्पर्म का शेप कैसा होता है, फैट सेल का आपने देख लिया, और ठीक है स्मूथ मसल सेल कैसा होता है, नर्व सेल कैसे होता है, बोन सेल कैसे होता है, ये आपको दिखाया गया है। अभी आप बस इतना समझें कि जो सेल होती है उसकी जो आकृति और आकार होता है वो बहुत ही अलग अलग होता है। दो मेन मैंने आपको बता दिया था, जिसमें आपका बहुफलक यानी कि पॉलीहेड्रल है, और दूसरी है आपकी लंबी यानी कि इलोंगेटेड। अब जो इन दोनों के अलावा भी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल पाए जाते हैं शेप में और आपके इसमें आकार में, तो वो किस वजह से होते हैं, वो सेल का एक दूसरे के प्रति जो प्रेशर बनता है, जो दबाव बनता है, उसकी वजह से ये आकृतियाँ अलग अलग आकार ले लेती हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, ये आपका हो गया डायग्राम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल का जो ह्यूमन बॉडी में पाया जा रहा है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे जो अधिकतर कोशिकाओं की नाप होती है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है। तो ये 1 या 2 माइक्रोन मीटर से लेकर 100 माइक्रोन मीटर तक हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइक्रोन गायब हो गया है, ठीक है, म्यू तो व्यास की होती है। ठीक है, अब माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम अब तक की देखी गई सबसे छोटी कोशिका है। ये जो है कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही पेट क्वेश्चन है कि जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो किसकी कोशिका होती है। तो ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम यानी PPLO की होती है। ठीक है, और 1.0 माइक्रोन मीटर एक जीवाणु कोशिका, ठीक है, एक जीवाणु कोशिका का 1/10वां भाग, यानी कि इसका जो कह सकते हैं हम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की जो साइज होती है, जो मेज़रमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये जीवाणु के 10वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, और जो तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है वो 90 सेंटीमीटर तक की होती है। आप देख ही रहे हैं कि जो लंबाई है वो बढ़ती चली जा रही है। शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो कितना लंबा या बड़ा होता है, ये होता है 170 mm का। और एसिडिबुलेरिया जो एक कोशिकी यानी कि यूनिसेलुलर शैवाल है, उसकी जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर तक की होती है। अब एक ऐसा ही एक शैवाल और है कॉलरपा। ठीक है, कि कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो 1 मीटर तक लंबी होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो सेल है उसकी लंबाई जो है कि ये लंबे भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। एक जीवाणु कोशिका की जब हम बात करते हैं तो वो कितना बड़ा होता है, उससे भी छोटी एक कोशिका पाई जा रही है जो आपकी है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की, जो बहुत ही छोटी होती है। फिर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रिच का एग यानी कि उसका अंडा कितना लंबा होता है, तंत्रिका कोशिका की लंबाई कैसी होती है। तो ये अलग अलग साइज़ की जो है सेल पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि सभी कोशिकाओं में सामान्य क्या है। आपने देखा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, फिर आपने आकृति और आकार के बेस पे भी देख लिया कि कितने तरीके के सेल होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो सेल यानी कि कोशिकाएं होती हैं, कुछ उसमें सिमिलरिटी भी होती है। वो सिमिलरिटी क्या होती है, उसके कुछ 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें बता रहा है कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है यानी कि न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सभी कोशिकाओं में समान होता है। क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ और न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो सभी कोशिकाओं में एक समान होता है। और कोशिका विभाजन के समय ये क्या होता है, ये पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल में स्थानांतरित हो जाता है। जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे जब पुत्री कोशिकाओं में ये डिवाइड हो जाता है, ये आनुवंशिक पदार्थ उनमें जब डिवीजन होने लगता है तो उसमें स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है।
तो हमने फर्स्ट सिमिलरिटी क्या जाना, हमने फर्स्ट सिमिलरिटी ये जाना कि आनुवंशिक पदार्थ यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो सभी कोशिका में समान होते हैं। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ ही जो है कि वो कॉमन होता है सारे सेल्स में। अब दूसरा पॉइंट होता है जीव द्रव्य कला, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मूल रचना होती है और उसके जो कार्य होते हैं वो भी समान होते हैं। तो जो दूसरे सिमिलरिटी की हम बात करते हैं वो होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो संरचना होती है, जो उसकी रचना होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसके जो फंक्शंस होते हैं वो भी समान होते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की क्रिया भी समान होती, यानी कि ऑक्सीजनेटेड रिस्पायरेशन जो होता है वो समान होता है सभी सेल्स में। चौथा है आपका सभी कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन का संश्लेषण जो न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण यानी कि जो बनना होता है, न्यूक्लिक एसिड बनती कैसे है, प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है, ये दोनों ही जो है कि इनका संश्लेषण जो है कि समान रूप से सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। दैट्स वाई क्या होता है कि जो ये कोशिकाओं की जो मूलभूत समानताएं हैं, इसी की वजह से सभी जीवों में एकता पाई जाती है, सभी में एक बॉन्डिंग देखी जाती है। सभी जीव, वो जीव कैसे कहलाएं, इन सब के अंदर क्या कॉमन है, तो ये चार चीज़ें हैं जो कॉमन है, इस वजह से हम एक जीव को जीव कह सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन है। तो प्रोटोप्लाज्म से क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म से जीवन होता है और उस प्रोटोप्लाज्म में जो चीज़ें पाई जा रही हैं, जो जीव द्रव्य पाया जा रहा है, तो उसी की वजह से उसमें कुछ सिमिलरिटी पाई जा रही है। वी सिमिलरिटी को हमने 4 पॉइंट में डिस्कस किया। फर्स्ट होता है आपका जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और दूसरा है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन और उसकी संरचना। तीसरा है आपका ऑक्सीजनेटेड रिस्पायरेशन यानी कि ऑक्सीश्वसन की क्रिया। और चौथा है आपका न्यूक्लिक अम्ल यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स में आपको समझ आ गया होगा कि सभी जीवों में कॉमन क्या होता है। सभी जीव, चाहे वो कुछ भी, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो प्लांट है, एल्गी है, ठीक है, या फिर कोई एनिमल है, तो इन सबों में अगर हम कुछ कॉमन चीज़ ढूंढते हैं तो वो ये 4 चीज़ें हैं जो कॉमन होती हैं। फर्स्ट है आपका जेनेटिक मटेरियल, सेकेंड है फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स structure, and the third is oxygenated respiration, and the fourth one is protein संश्लेषण and nucleic acid का formation कैसे होता है। वो चीज़ें हैं जो सभी सेल में कॉमन होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, यानी कि सेल के क्या क्या पार्ट हैं, जो अभी मैंने आपको एक फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में उसी को एक एक करके बहुत डिटेल में समझेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर सभी को पसंद आया होगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि और अच्छे से और इम्प्रूव करके इस लेक्चर को आप सबके सामने प्रेजेंट करूँ। तो इसको लाइक एंड शेयर करिए ताकि व्यूअर्स ज़्यादा बढ़ें और सब्सक्रिप्शंस ज़्यादा बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझें और अप्रिशिएट करें, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूँ। ठीक, सो थैंक यू एंड टेक केयर।